हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को मैम कब से पढ़ रहे हैं, खत्म क्यों नहीं होता ये चैप्टर? आज होने वाला है खत्म, आज होने वाला है ये चैप्टर खत्म। आज आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आप पता करोगे कि वो जो प्रद्युम्न, एसीपी प्रद्युम्न कहता था कि भाई जाओ पता लगाओ, डीएनए मैच करो, ये पता लगाओ किसका सैंपल मैच कर रहा है, कौन क्रिमिनल है, किसने किए हैं ये खून, कैसे पता चलता था? हाँ, वो जो फोरेंसिक लैब वाला फुटेज आपको दिखाया जाता था, किसका दिखाया जाता था? वो होते थे कोई एक डॉक्टर सालुके करके, राइट? याद है ना ये सारे कैरेक्टर्स? सबको याद है मैम, इन्हें कैसे भूल सकते? ये तो सबने देखा है। तो ये जो सारी टेक्निक्स होती थी, जो आपको पता है कि भाई डीएनए मैच हो जाता है, सैंपल मैच किया जाता है, ये सब चीजें मैच करके पता लगाई जा सकती हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है सैंपल, राइट? सैंपल किसका किससे मैच कर रहा है, ये सारी चीजें तो आपको पता है। लेकिन पता लगाया कैसे जाता है? वो जो डॉक्टर सालुके काम कर रहे हैं ये तो आपको दिखाया जाता था, लेकिन वो काम कैसे कर रहे हैं, किस टेक्निक पर कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता। कैसे नहीं पता मैम? आज पता चल जाएगा, विद इन एन आवर हमें पता चल जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कैसे की जाती है और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है, राइट? तो आज सब पता चलने वाला है। स्टार्ट कर दूं मैं क्लास, स्टार्ट कर दूं इस बहुत ही काम की ज्ञानवर्धक क्लास को, जिसके अंदर अगर कभी भी आपके आसपास खून हो जाए तो आप पता लगा पाओगे कि खूनी कौन। हाँ, लगा पाओगे? बताओ टेक्निक्स भाई ऐसी लग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल घर में बैठे बैठे ऐसे, ये डीएनए एक का लिया, ये डीएनए दूसरे का लिया, अरे भाई ये तो मैच कर रहा है, लो पता चल गया खूनी का। ऐसे होता है क्या? चाहिए बहुत सारे टूल्स, चाहिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स, तब जाके होगा काम। तो भाई कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी टूल्स, क्या मेथड है, कैसे मैच करना है? चलो पढ़ते हैं। As stated in the preceding section, 99.9% of the base sequence among humans is the same. ये कहाँ से शुरू हो रहा है मैम? टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, प्रीवियस क्लास भूल गए। इतना बड़ा द ग्रेट, द मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमने पढ़ा था, वहां पर कंक्लूजन क्या निकल कर आया था? कंक्लूजन निकला था मैम कि 99.9% बेस सीक्वेंस जो है वो सेम ही होते हैं। 99.9% बेस सीक्वेंस जो है वो सबके सेम होते हैं। सिर्फ 0.1% वेरिएशन है जो हम सबके अंदर इतना वेरिएशन लेके आ रहा है, सिर्फ 0.1%। अब ये जो 0.1% का वेरिएशन था, ठीक है, इसको छोड़ के अगर जो सेम है उसकी बात करें, नहीं मैम वेरिएशन की बात करते हैं। अरे यार, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको वेरिएशन की बात करनी है या सेम वाले की बात करनी है। हमें अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसकी जरूरत होगी हम उसी की बात करेंगे। सी, तो अज्यूमिंग दैट ह्यूमन जीनोम हैज 3 × 10⁹ बेस पेयर, है ना? ह्यूमन जीनोम इतनी बार तो रिपीट कर दिया यार, बैठ गया होगा अब तक तो दिमाग में। हाँ, कैसे याद है ना? कैसे पूछती है मुस्कान मैम? नींद में भी कोई उठा के पूछेगा, उठो चिंटू बताओ बेस पेयर कितने, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर। इन हाउ मेनी बेस सीक्वेंसेस वुड देयर बी डिफरेंसेस? तो फिर कितने में डिफरेंस होगा? हाँ, 0.1% निकाल लो। इसका मैथ्स तो आप सबकी बहुत बढ़िया शानदार वाली है ही, तेजी से इसका 0.1% निकाल लो, उतने में जो है वो डिफरेंसेस होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? सेम होंगे। सिंपल, बहुत आसान था मैम ये तो। बिल्कुल हम लोग ने ऐसे फिंगर्स पे कर लिया कैलकुलेशन, इतना छोटा सा तो नंबर है, राइट? जान ले लोगे मैडम आप तो हम लोगों की। हाँ, मैथ्स नहीं पढ़ रहे क्या आजकल? मैथ्स नहीं पढ़ रहे क्या आजकल? पढ़ रहे हो ना? लगाओ कैलकुलेशन। मैं तब तक आगे पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ी मैथ्स वाली हूँ। सी, तो इट इज दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये जो डिफरेंसेस है ना डीएनए के सीक्वेंस में, 0.1 ही है पर है तो बहुत ना। ये जो डिफरेंसेस हैं विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस, इन्हीं की वजह से हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग दिखाई देता है ना। फिनोटाइपिक का मतलब समझ आता है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है? जीनोटाइपिक का मतलब जेनेटिक वाली बात होती है, और फिनोटाइपिक का मतलब फिजिकल अपीयरेंस वाली बात होती है। मैं जो यहाँ ऐसी दिख रही हूँ, आप जो वहां ऐसे दिख रहे हो, हम सब जो एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? इस 0.1% वाले वेरिएशन की वजह से। ये जो 0.1% वेरिएशन आ रहा है सीक्वेंसेस के अंदर, इसी की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंड देन इसको क्या हो गया? ये इतना टेढ़ू क्यों हो गया? सीधू हो जा भाई, सीधू आजा। ये इतना टेढ़ू क्यों हो गया? Then, if one aims to find out genetic differences between two individuals, अगर कोई इंसान कोशिश करे जानने की दो इंडिविजुअल्स के बीच के जेनेटिक डिफरेंसेस को, तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे? हाँ, अगर उसे दो इंडिविजुअल के बीच का जेनेटिक डिफरेंस निकालना है, या फिर उसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन में और उन सबके बीच का जेनेटिक डिफरेंस उसे निकालना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मैम यार, ये इतने हैवी टास्क ये लोग करते ही क्यों है? करना पड़ता है यार,
नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी कहाँ कैसे क्या हो रही है? हाँ, कैसे पता चलेगा? करना पड़ता है। सी, to do that, sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. अगर मैंने बोला कि मेरे और मेरे फ्रेंड के जेनेटिक डिफरेंसेस को निकाल के बताओ, ठीक है, तो साइंटिस्ट बोलेंगे हाँ ठीक है निकाल देते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि नहीं, मेरे और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल के बीच के जेनेटिक डिफरेंसेस को निकाल कर बताओ, तो भी साइंटिस्ट बोलेंगे हाँ ठीक है निकाल देते हैं, कर देते हैं। तो आप ये सोचो, क्या वो हर वक्त, ठीक है, दो इंडिविजुअल या फिर पूरे एक पॉपुलेशन के अंदर आने वाले सारे के सारे इंडिविजुअल का जेनेटिक डिफरेंस निकालने के लिए क्या हर बार वो सबका का पूरा जेनेटिक जो सीक्वेंस है उसको पूरे को रीड करे? क्या हर बार इतना करना पॉसिबल है? मैम वो तो बहुत एक्सपेंसिव था, अभी तो देखा एचजीपी के अंदर, वो तो बहुत एक्सपेंसिव टास्क था, वो तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, और उसमें तो कितना टाइम भी लग गया था करने में, ये करना तो पॉसिबल नहीं है। जरूर कोई इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक अब तो निकल गई होगी। क्या हो सकती है? क्या हो सकती है दूसरी शॉर्ट ट्रिक? समझो, क्योंकि अगर इतना पूरा का पूरा एक्सपेंसिव टास्क करेंगे तो आप सोचो, इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर, सोचो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप ऐसे दो सेट्स ऑफ को कंपेयर कर रहे हो जिनके अंदर 3 × 10⁶ बेस पेयर्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या फैक्टर्स है। सी, DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals। ये बहुत ही ये जो टेक्निक जो आप पढ़ने वाले हो, ये टेक्निक इतनी क्विक है जिससे आप किसी भी दो इंडिविजुअल का जो DNA है, सीक्वेंस है, उनको कंपेयर कर सकते हो, राइट। पूरा रीड करने की बात नहीं चल रही, कंपैरिजन की बात चल रही है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए ना ये बहुत ही क्विक टेक्निक है। अब इस क्विक टेक्निक में आपने देखा है ना, ये सारी रिपोर्ट्स कितनी जल्दी आ जाती है, कितनी जल्दी ये सैंपल्स को मैच कर लिया जाता है। कैसे करते हैं ये आप पढ़ने वाले हो, पर पहले पढ़ तो लो कि कितनी इफेक्टिव है। हाँ, पहले जान तो लो, थोड़ी क्यूरियोसिटी तो डेवलप करो। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA। DNA fingerprinting के अंदर क्या किया जाता है? DNA के अंदर वो स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है, वो स्पेसिफिक रीजन्स जो कि कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे कहलाते हैं? वो रिपीटेटिव DNA कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। सेम DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या किया जाता है? वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में डीएनए के जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं ना, ठीक है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए, जो कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, which is called as repetitive DNA because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times। यही पढ़ा था ना हमने कि इसमें क्या होता था, डीएनए का एक स्मॉल स्ट्रेच जो है वो, क्योंकि उसमें सेम होगा पूरा सीक्वेंस और वो रिपीट होता था थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम तक वो रिपीट हो जाता था, ठीक है, उसी को क्या कहा था? रिपीटेटिव डीएनए कहा था या नहीं, याद है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था इतना, ठीक है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसे क्या किया जाता है? जो बल्क जीनोमिक डीएनए है, ध्यान से सुनना, आपको पूरी प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई है बताना कि कैसे होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां पर क्या करेंगे? रिपीटेटिव डीएनए जो कि क्या होता है? डीएनए का स्ट्रेच होता है जो हंड्रेड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम पूरे सीक्वेंस के अंदर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। अब रिपीट होने वाले डीएनए को कहेंगे रिपीटेटिव डीएनए। क्या कहेंगे? रिपीटेटिव डीएनए। ओके, अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसे क्या किया जाएगा? जो बल्क जीनोमिक डीएनए है उससे अलग निकाल लिया जाएगा, ठीक है, पूरा जो जीनोमिक डीएनए मटेरियल है ना पूरा का पूरा, उससे इसे अलग निकाल लिया जाएगा। कैसे निकालेंगे? उसका भी तो मैम कोई होना चाहिए ना, तो ऐसे कैसे निकाल लेंगे? अलग ही थोड़ी लिखा है उसके ऊपर कि मैं रिपीटेटिव हूं, मुझे निकाल लो अलग। हाँ, कैसे निकालोगे? कोई टेक्निक होगी उसकी? बिल्कुल होगी। कौन सी टेक्निक है? कौन सी टेक्निक है? सी, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसको बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट किया जाएगा एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है जूनियर क्लासेस में। और अगर तब भी आपको नहीं पता है या आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है। इसको ना अपन जनरल टर्म में पढ़ते हैं। मान लो एक कुछ ऐसा बहुत तेजी से घुमाया जा रहा है किसी चीज को, ठीक है, उसके अंदर आपने सैंपल्स रख दिए, आपके जो भी मटेरियल है,
ठीक, अब वो क्या करेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, और कम होगी और ऊपर, और ऊपर ऊपर, इस हिसाब से डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या हो जाती हैं, फिर सेपरेट हो जाती है। कोई मिक्सचर है, उसके अंदर अलग अलग डेंसिटी वाले सामान जो है वो अवेलेबल है। ओके, एक मिक्सचर में अलग अलग डेंसिटी वाली ग्रेडियंट जो है वो इंक्लूडेड है। जिसकी डेंसिटी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उस डेंसिटी वाले लेवल पर वो जाके अरेंज हो जाएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। मिक्सचर जो है वो अपने आप में क्या कर लेगा, अपने अलग अलग पार्टिकल्स को क्या करेगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। इस सेपरेशन टेक्निक को कहते हैं क्या, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, डेंसिटी के अलोंग चीजें जो है वो डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, या अपनी अपनी डेंसिटी पे जाके सेट हो जाती है ना, ये कह सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा जो बल्क जीनोम है उस पूरे के पूरे को सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो जो बल्क जीनोम है, ठीक है, जो भी एक सैंपल मिला है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल है, तो उसमें से क्या निकाली जाएगी, एक सेल निकाली जाएगी। उस सेल के अंदर फिर जितना भी पूरा का पूरा जेनोमिक बल्क जीनोम है, पूरा का पूरा जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या कर लिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अलग अलग डेंसिटी पर क्या हो जाएंगे, उसके पार्ट्स हो जाएंगे, सेपरेशंस हो जाएंगे। अब अलग अलग डेंसिटी पे कौन से वाला कहाँ मिलेगा, पढ़ते हैं। सी, यहां तक तो समझ गए ना कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इसको बल्क जीनोम से सेपरेट कर लिया जाएगा, अलग अलग पीक्स पर ये फिर अलग अलग पार्ट्स में इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स इसके कलेक्ट कर लिए जाएंगे। जो बल्क डीएनए है जो बल्क डीएनए है वो क्या करेगा, वो इसकी सबसे मेजर पीक को फॉर्म करेगा। सबसे मेजर पीक जो सबसे ज्यादा जो मिलेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा मेजर पीक पे जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बल्क जीनोमिक डीएनए मिलेगा, जिसका काम नहीं है हमें क्या निकालना है, रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट करना था उससे, ठीक है। फिर जो दूसरी स्मॉल पीक्स मिलेंगी उन्हें कहा जाएगा क्या, सैटेलाइट डीएनए। याद करो ये टर्म आपने ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट में भी पढ़ा था, मैंने कहा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीट होगा, है ना। ये जो फिर उसकी जो स्मॉल पीक्स मिलेंगी ना अलग अलग, उन्हें कहा जाएगा सैटेलाइट डीएनए। जो पूरी मेजर पीक है वो क्या है, बल्क जीनोम है, और जो स्मॉल पीक्स मिल रही हैं वो सारी क्या है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक, जो बल्क है वो है उसका मेजर पीक, ओके, और जो स्मॉल पीक्स है वो सारी क्या है, उसकी सैटेलाइट डीएनए। यहां तक बात क्लियर, आगे देख लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए के बाद समझो, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, जो बेसिस का कंपोजिशन है, ठीक है, एडेनिन एंड थाइमीन का या फिर ग्वानिन एंड साइटोसिन का, इसके बेस पर भी क्या होगा, ठीक है, जो बेस कंपोजिशन है ना, ये बेस पेयर्स इस तरीके से होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, एडेनिन एंड थाइमीन या ग्वानिन एंड साइटोसिन वाला बेस, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellites, mini satellites, etc. ये जो सैटेलाइट डीएनए मिले हैं अलग अलग पीक पर, इनको अब और ज्यादा क्लासिफाई किया जाएगा, इनको और ज्यादा क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। किस बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा, इनको अलग अलग नाम दिए जाएंगे, ठीक है। जो स्मॉल पीक्स पर मिले हैं जीनोम के पार्ट्स, उन सबको क्या किया जाएगा, और ज्यादा नाम देकर और ज्यादा इनको डिवाइड किया जाएगा। किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि भाई कौन सा वाला पोर्शन जो है उसमें एडेनिन थाइमीन वाले रिच, ठीक है, एडेनिन और थाइमीन वाले पेयर्स वाले जो है पूरा एक वाला पोर्शन बना लेगा, ग्वानिन और साइटोसिन वाले बॉन्ड वाला सारा का सारा एक अलग वाले पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। सेगमेंट की लेंथ कितने में ज्यादा है, कौन से वाले के सेगमेंट, इसकी लेंथ सबकी सेम है, ये सारे सेम लेंथ वाले सेगमेंट्स हैं, ये सारे सेम लेंथ वाले सेगमेंट्स हैं। इस तरीके से उनको बांटा जाएगा लेंथ ऑफ सेगमेंट के बेसिस पर। और कहां पर बांटा जाएगा, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उसके बेसिस पर उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जा सकता है। सैटेलाइट डीएनए को भी क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज में, इस तरह से, ठीक है, कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो भी अलग अलग कैटेगरीज में है, लेंथ ऑफ सेगमेंट के बेसिस पर, एडेनिन थाइमीन किसमें ज्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन किसमें ज्यादा है, या नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स किसमें ज्यादा है, इनके बेसिस पर उसे क्या कर लिया जाएगा, और ज्यादा पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। अब इन सारी कैटेगरीज को फिर बोलेंगे क्या, नाम देने पड़ेंगे अलग अलग हैं। तो सारी कैटेगरीज किसकी, सैटेलाइट डीएनए की। सारी कैटेगरीज किसकी हैं, सैटेलाइट डीएनए की। नाम दे देंगे अलग अलग, क्या नाम दे देंगे, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, जैसे मिनी सैटेलाइट, इस तरह से उन्हें नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं वो आपको बता दिया, क्लासिफाई किसे कर रहे हैं,
सैटेलाइट डीएनए को जो स्मॉल पीक्स पर मिला है जगह जगह, और उसे नाम क्या दिए जाएंगे, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, इस तरह से। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं सैटेलाइट वाले, ये नॉर्मली किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ठीक है, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लेकिन ये क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम का एक काफी लार्ज पोर्शन जो है वो बनाते हैं, ठीक है, काफी लार्ज पोर्शन ये बना रहे हैं, लेकिन किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। तो दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इन सारे सीक्वेंसेस में पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसीलिए इन वाले पोर्शंस में, ठीक है, बताया था ना कि ये जो किसी के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, जिसमें क्या है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, ये सारे जो पोर्शंस हैं, यही क्या करेंगे आगे जाके आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इस तरह की टेक्निक्स में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे, यही वाले पोर्शंस, क्योंकि ये शो करते हैं क्या, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या रीजन है कि इन्हें इतना ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इन सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे टेक्निक्स में इन्हें यूज किया जाता है। ठीक, किस वजह से किया जाता है बेटा, बहुत बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान से बस इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से हम रिपीट कर करके चीजों को समझते जा रहे हैं, बस समझते रहना, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो अब आप समझ ही गए ना, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो समझते हो ना, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, उनका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो तो पता ही है, स्ट्रक्चर तो देख के आई हो, तो जिनके अंदर क्या है, वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले यहां पर इस टेक्निक में यूज होंगे। अब देखो नेक्स्ट, since DNA from every tissue such as blood, hair follicles, skin, bone, saliva, sperm, किसी भी टिश्यू से, हाँ, किसी भी टिश्यू का सैंपल हो, ठीक है, स्पर्म का सैंपल हो या फिर सलाइवा का सैंपल हो या बोन का सैंपल हो, स्किन का हो, हेयर फॉलिकल का हो, ब्लड का हो, कोई भी सैंपल हो, किसी भी सैंपल से डीएनए को क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सब क्या शो करते हैं, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सब सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह वर्क करते हैं ये सारे सैंपल्स। क्यों इन सारे सैंपल्स की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल एस्पेक्ट पे यहाँ पर बात चल रही है ना, तो उन सारे एस्पेक्ट्स में यही सारे सैंपल्स मिलने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा होते हैं कि किसी का सलाइवा वहां पर पड़ा हुआ रह गया हो, उसका सैंपल मिल सकता है, स्पर्म का सैंपल मिल सकता है, बोन का मिल सकता है, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स तो मिल ही सकते हैं भाई, हेयर फॉल तो सबका ही होता है, राइट, तो हेयर फॉलिकल्स मिल सकते हैं, स्किन का सैंपल मिल सकता है, ठीक। तो ये सारे सैंपल्स के बेसिस पर क्या किया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में इन सबको यूज किया जा सकता है ना। देन फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या हो जाती है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भाई इनहेरिट तो होती है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट होता है तो पेरेंटिंग टेस्टिंग करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जा सकता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो वेरिएशंस है ना 0.1% वाले, उन पर नहीं काम कर रही, ये काम कर रही है किस पे, जो सेम वाला पर 99.9% जो जीनोम है। अब ये जो वर्क कर रही है किसके ऊपर वर्क कर रही है, पॉलीमॉर्फिज्म पे वर्क कर रही है। और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको क्या प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इनहेरिट हो जाता है भाई पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो उनमें पाया जा रहा है वो चिल्ड्रन में भी पाया जाता है, वो इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। जो नए चेंजेस, नए वेरिएशंस वो इंडिविजुअल अपने अंदर करेगा वो उसके अंदर रहेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है वो पॉलीमॉर्फिज्म भी उसके अंदर रहेगा। तो इसीलिए जब दोनों चीजों को अगर कंपेयर करके देखा जाएगा, अगर मैच कर जाएगा, तो क्या पता चल जाएगा कि भाई दोनों में क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है ये सेम मटेरियल, मतलब ये क्या है, उसका पेरेंट या उसका चाइल्ड या डॉटर या सन, राइट। तो एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर जेनेटिक मैपिंग करने में यूज किया जा रहा है ना, जेनेटिक मैपिंग ही तो कर रहे हो ना आप, मैप करके देख रहे हो ना चीजों को कि पेरेंट्स का कौन सा, चिल्ड्रन का कौन सा। तो इसमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया जा सकता है
कोई भी टेक्निक अगर किसी एक जगह यूज की जाती है तो उससे कई सारे नए आइडियाज भी निकलते हैं ना कि यार फिर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ये टेक्निक यहाँ यूज की जा सकती है तो इसको तो यहाँ भी यूज किया जा सकता है, निकल के आते हैं इस तरह के एस्पेक्ट्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म को, जो डीएनए सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, उसको अगर जेनेटिक मैपिंग में यूज किया जा रहा है ह्यूमन जीनोम के, एज वेल एज उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज किया जाता है, तो इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। तो यहां पर अगर पॉलीमॉर्फिज्म ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हो रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, दोनों ही केसेस में, है ना, पेरेंटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए भी और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में किसी भी तरह से अगर कर रहे हैं आप, तो दोनों जगह पर जेनेटिक मैपिंग में भी यूज किया जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज किया जा रहा है। तो अब इस चीज की इंपॉर्टेंस निकल कर आती है कि आप पढ़ो कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, सिंपल टर्म्स में कम से कम आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो कि मैंने आपको जनरल टर्म्स में बता दिया, वही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल एक बार लैंग्वेज अपन देख लेते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग अपन कर लेते हैं। सी, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब और कुछ नहीं है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, ठीक है, कि जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस आते हैं वो क्या हैं, ठीक है, जेनेटिक लेवल के वेरिएशंस की बात चल रही है, बाकी वेरिएशंस नहीं, कैरेक्टर्स में जो वेरिएशंस आते हैं उन सब की बात नहीं चल रही है, जेनेटिक लेवल पर आने वाले वेरिएशंस की बात चल रही है, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये आते हैं किसकी वजह से, म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं ये जेनेटिक वेरिएशंस, म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। म्यूटेशन क्या है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, वेरिएशंस, है ना। तो ये जो म्यूटेशंस हुआ करते थे, आपको याद है हमने पढ़ा है कि ये कैसे होते थे, ये इनहेरिटेबल होते हैं, है ना, तभी म्यूटेशन कहलाते हैं। वो जो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए जो आने वाला चेंज है, वो सारे चेंजेस म्यूटेशंस नहीं कहलाते। जो स्लोली किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, अडेप्ट होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, फिर उसके परमानेंट कैरेक्टर बन जाते हैं, और फिर वो उसकी जनरेशंस में ट्रांसफर भी होने लग जाते हैं, वो म्यूटेशंस कहलाते हैं। ये जो म्यूटेशंस हैं ये होते हैं किस लेवल पे हैं, जेनेटिक लेवल पर होते हैं, ठीक है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब याद करो, आपने कई तरह के म्यूटेशंस और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। देन जो नए म्यूटेशंस आते हैं, न्यू म्यूटेशंस मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से अगर कुछ म्यूटेशंस हमारे अंदर इनहेरिट हो गए तो हमारे अंदर खुद के अंदर कोई नया म्यूटेशन नहीं होगा, होता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स से जो म्यूटेशंस आए हैं तो वो भी हमारे अंदर रहेंगे, और हम भी कोई नए म्यूटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो जर्म सेल्स में ही होंगे, है ना, जो हमारी जर्म सेल्स हैं जरूरी नहीं उनमें ही होंगे, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सोमैटिक में भी हो सकते हैं, जर्म में भी हो सकते हैं न्यू म्यूटेशंस, ठीक, न्यू म्यूटेशंस कैन अकर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। तो न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल, और वो कहाँ हो सकते हैं, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं और जर्म सेल्स में भी हो सकते हैं। तो सेल्स दैट जनरेट गैमीट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ये आपको जर्म सेल एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, ये सोच के कि इन केस अगर आप भूल गए हो, तो वैसे मैं तो उम्मीद नहीं करती कि आप भूले होंगे, आपको याद है सोमैटिक सेल्स आपकी कौन सी वाली सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करती, और जर्म सेल्स कौन सी होती हैं, जिनका काम ही है गैमीट फॉर्मेशन, जिनका काम ही है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, वो जर्म सेल्स होती हैं, याद है ना। अब देखो नेक्स्ट, if a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, अगर किसी germ cell में आने वाला म्यूटेशन, ठीक है, किसी भी germ cell का म्यूटेशन, ठीक, germ cell का म्यूटेशन मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है, जो गैमीट्स को बनाने वाली है, अगर किसी germ cell में म्यूटेशन होता है और उससे किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई मतलब एबिलिटी जो है वो नहीं आती, उससे कोई अगर उसकी एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, ओके, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी जर्म सेल में आया हुआ म्यूटेशन, ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक बार सुनोगे स्लोली तो समझ जाओगे, है कुछ नहीं रॉकेट साइंस उसमें। जर्म सेल में आया हुआ म्यूटेशन, जर्म सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना, गैमीट्स वगैरह में जो अगर म्यूटेशन आया है, अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया, इसमें कोई म्यूटेशन आ चुका है, ठीक है, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से इस जर्म सेल की जो कैपेसिटी है जिससे ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, ये जर्म सेल है और दूसरा जर्म सेल है, इसमें क्योंकि म्यूटेशन हो गया है ना, और दूसरा वाला जो है, ठीक है, दूसरे पार्टनर का वो नॉर्मल है, ठीक है, समझना। अब अगर इस म्यूटेशन की वजह से इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में
कोई चेंज नहीं आता है इस म्यूटेशन की वजह से, इस जर्म सेल के म्यूटेशन की वजह से, अगर इस जर्म सेल की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये क्या कर पाएगी, ये जो म्यूटेशन जर्म सेल में हुआ है ये आगे की जनरेशन में भी क्या करवा पाएगी, ट्रांसफर करवा पाएगी। बताओ करवा पाएगी या नहीं, क्योंकि उसकी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया इस म्यूटेशन के होने की वजह से। तो ऐसे म्यूटेशंस जो कि जर्म सेल्स में होते हैं लेकिन उनकी वजह से इंडिविजुअल की रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाता है। बताओ होता है या नहीं, होगा ना, क्योंकि जर्म सेल में म्यूटेशन आया है और उससे उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो नेक्स्ट जनरेशंस में भी पास ऑन होता रहेगा। ये देखो ये नई जनरेशन का जाइगोट बना, उसमें भी वो म्यूटेशन जो है वो आ गया, राइट। अब ये इसमें आ गया है तो ये और आगे पास ऑन होगा, और इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये म्यूटेशन जो है वो क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, राइट। सी नेक्स्ट क्या देखना है हमें, देखो एक बार इसको रीड आउट करो, ये जो आपने पढ़ा यही है, इसका मतलब इसमें से कुछ नया कंक्लूजन नहीं है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी, अगर उसकी एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो दूसरे मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, और वो पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड हो सकता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो एलिलिक, ठीक है, एलिलिक वर्ड क्या है याद है या नहीं, एलिलिक वर्ड क्या है याद है या नहीं। देखो हर एक स्टेटमेंट के साथ एक नया वर्ड निकल कर आ रहा है। सी एलिलिक वर्ड याद है या नहीं, याद करो, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है चैप्टर 4 में एलील्स की, ठीक है, एलील्स की, एलिलिक पेयर्स की, जीन्स की, फैक्टर्स, ये सारे टर्म्स आपको वहां पर पढ़ाए गए हैं, ठीक है। एलील्स का जो सीक्वेंस होता है, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो आते हैं, ठीक है, हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इन्हें किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। किन्हें, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन को किन्हें डिस्क्राइब किया जाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की तरह, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन। ये एलिलिक के साथ सीक्वेंस वेरिएशन भी हाईलाइट करो, ठीक है। ये जो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशंस होते हैं इन्हीं को डिस्क्राइब किया जाता है एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट और एलील एट अ locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01, ठीक है। कब बोला जाता है, जब एक से ज्यादा, देखो ये वेरिएशंस को कब इनका नाम देना है, कब उसको मार्क करना है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि भाई इतने से ज्यादा अगर वेरिएशन होगा तो उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहना है। तो उसकी लिमिट क्या है, अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील, अगर एक से ज्यादा वेरिएंट एलील पाई जाती है कहां पर, किसी एक लोकस पर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पाई जाती है देन इट विल बी कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, ओके। एंड देन इन सिंपल टर्म्स, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, simple terms में अगर हम बात करें कि कोई अगर inheritable mutation observe किया जाता है किसी population में high frequency पर, तो it is referred to as DNA polymorphism। उसे क्या कहा जाता है, DNA polymorphism कहा जाता है। यही पूरा स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पाया जाएगा वेरिएशन तो आप उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे, और आप उसे इस तरह से भी कह सकते हो इन सिंपल टर्म्स दैट अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व हो कि भाई वो इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व किया जाएगा किसी पॉपुलेशन में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे कि भाई ये तो इनहेरिट हो ही रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हो रहा है, तब आप उसे कहोगे क्या कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। किसे कहोगे, अगर कोई बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व किए जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहा जाएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन, the probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। ध्यान से समझना इस वाले स्टेटमेंट को, क्या कह रहे हैं, किसी भी इस तरह के वेरिएशन की जो होने की प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में बहुत ज्यादा होती है। किसमें होती है? नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में जो म्यूटेशंस आएंगे, ठीक है, उनकी वजह से कोई इमीडिएट इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी चीज के लिए कोड तो किया नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नया प्रोटीन बना दिया या कुछ कर दिया, वो कोड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से, ठीक, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इस तरह के वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर पाने की नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी वजह से कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि भाई कोई इमीडिएट इंपैक्ट, कोई इमीडिएट इफेक्ट ये कॉज नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर द नॉन कोडिंग वंस, और इनकी वजह से किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है भाई। सी These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis variability और polymorphism। ये जो mutations हैं ये generation to generation चलते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, inherit होते रहते हैं, और जो वेरिएबिलिटी आ रही है, जो इतना ज्यादा इंडिविजुअल वेरिएशन देखा जा रहा है या जो पॉलीमॉर्फिज्म देखा जा रहा है, वो इसी की वजह से देखा जा रहा है। ओके, देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। अलग अलग तरह के पॉलीमॉर्फिज्म्स पाए जाते हैं और उनके अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, है ना, जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, राइट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज जो है, या उससे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, तो मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेकर एक वेरी लार्ज स्केल काइंड ऑफ चेंज जो है, वहां तक इनका जो वेरिएशन है वो चलता है। ठीक है, कि इतनी ज्यादा टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बदलेगा देखो तब भी वेरिएशन तो आना है, और अगर बहुत ज्यादा बदलेंगे तब भी वेरिएशन तो आना ही है। तो ये पूरी की पूरी रेंज है, सब किसकी है? पॉलीमॉर्फिज्म की ही रेंज है। ओके, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, इवोल्यूशन और स्पेशिएशन की अगर हम बात करें तो सच पॉलीमॉर्फिज्म्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवोल्यूशन और स्पेशिएशन में ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल्स इन हायर क्लासेस। ये बात एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लगती है यार। हाँ, वो बता भी देती है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है? हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी टेंशन नहीं लो, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से, अगर आप लोगों की अप्रोच अलग है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि वाह यार एनसीईआरटी ने बता भी दिया कि अच्छा ये भी पढ़ना है। आप लोग ऐसे सोचते होगे अरे यार अभी से क्यों बता दिया, ये भी पढ़ना है, अभी से टेंशन दे दी, ऐसे सोचते हो क्या? गलत बात है, नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचो कि अरे वाह यार अभी से पता चल गया कि आगे ये भी पढ़ने वाले हो, ऐसे सोचो, पॉजिटिव रहो। सी द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो। सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये जो टेक्निक है, इसको इनिशियली डेवलप किया था एलेक्स जेफरीज ने। किसने डेवलप किया था? एलेक्स जेफरी, सी। देखो सबसे पहले यहां देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था एज अ प्रोब। ये टर्म्स जो है ना, इनको मैं लिख दूं। अरे ये क्या है भाई, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने यूज किया था एज अ प्रोब। अरे यार, सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था एज अ प्रोब, ठीक है, जिसके अंदर क्या था? बहुत ज्यादा हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और इसे कहा गया क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसके अंदर रिपीट्स का नंबर क्या था? ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा था, बहुत ज्यादा वेरिएशन जिसके अंदर थे, ठीक है। तो इसे इन्होंने क्या कहा? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब VNTRs। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब VNTRs। ओके, नहीं, नॉट ओके मैम, दिख नहीं रहा ठीक से, रुक जाओ जरा, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। VNTR नहीं दिख रहा ना, अभी दिखेगा, सब दिखेगा। सी VNTRs, अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब मना करके दिखाओ। ओके,
भाई किसको यूज किया गया, एलेक्स जेफरे ने यूज किया सैटेलाइट डीएनए को, जिसको यूज किया उन्होंने एज अ प्रोब, जिसके अंदर थे बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस या पॉलीमॉर्फिज्म्स, जिसे उन्होंने कहा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या VNTRs। यहां तक बात आई थिंक क्लियर है। अब मैं बढ़ जाती हूं आगे, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है। सी नेक्स्ट क्या दिख रहे हैं आपको फैक्टर्स। The technique as used earlier involved southern blot hybridization using radio-labeled VNTR as a probe. It included what? जो टेक्निक यूज की गई जिसके अंदर उन्होंने यूज किया क्या, साउदर्न ब्लॉट टेक्निक को यूज किया, ठीक है, साउदर्न ब्लॉट टेक्निक को यूज किया हाइब्रिडाइजेशन की, और यूज किया उसके अंदर ये जो VNTRs थे ना, इनको रेडियो लेबल करके यूज किया, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इनके अंदर पुट ऑन की गई, रेडियो लेबल्ड VNTRs को यूज किया गया एज अ प्रोब। इसके अंदर फिर क्या इंक्लूड किया, टेक्निक्स की स्टेप्स क्या थी, किस तरह से इस टेक्निक को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया कि भाई सबसे पहले तो इसको अलग निपटाओ, ठीक है, इसको अलग करो, सबसे पहले आइसोलेट करो सबसे पहले डीएनए को। फिर डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, किससे डाइजेस्ट करवाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है, डीएनए डाइजेशन हुआ, फिर भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने फिर डीएनए को डाइजेस्ट किया, ठीक है, फिर क्या किया, उसको डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स को तोड़ा गया, सेपरेट किया गया, ठीक है, क्योंकि बोला था ना उन्होंने कि हमारी एक लिमिट है भाई, इतना लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड हम नहीं एक साथ सीक्वेंस को रीड आउट कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स को फिर सेपरेट किया, किस की हेल्प से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। अब आप देख रहे हो ना कि हर एक आपको स्टेप में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या किया और किसकी हेल्प से किया। डाइजेशन किया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। देन ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, जो अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स थे उन्हें अलग अलग सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, ब्लॉटिंग। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, ब्लॉटिंग। मतलब क्या किया गया, ब्लॉटिंग की गई अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स की, transferring या blotting of separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose और nylon। उन्होंने आपको एक मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल भी दे दिया है जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, ठीक है, जो ये रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब से इनको यूज करके फिर क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन किया गया। कौन सी स्टेप में किसको यूज किया जा रहा है, प्रॉपर ध्यान देना भाई, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ट्रांसफर या ब्लॉटिंग बोलना इसको पूरा, ट्रांसफरिंग लंबा क्यों बोलो, ब्लॉटिंग बोलो, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन सी चल रही हैं, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ लिया ना, ये सारी स्टेप्स थी, उनमें यूज किसको किया, आइसोलेशन डीएनए को करना है तो भाई डीएनए, ठीक है। डाइजेशन करवाना है तो किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। सेपरेशन करवाना है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ब्लॉटिंग हो रही है कैसे, अलग अलग मेम्ब्रेन्स में, जैसे कि एग्जांपल किसी मेम्ब्रेन का लेना पड़ेगा आपको, कुछ तो बताना पड़ेगा, नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन। देन हाइब्रिडाइजेशन करवाई किसके थ्रू, लेबल्ड VNTR प्रोब्स के थ्रू। देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब जो हाइब्रिडाइज हो गए ना, जिनमें हाइब्रिड बन चुका है, ठीक है, वो जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उन सबको डिटेक्ट करेंगे बाय ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोब अपन ने यूज किया ना, उसके अंदर VNTR यूज किया ना, रेडियो लेबल्ड, तो जो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, अब डिटेक्ट कर सकते हो, कैच कर सकते हो, तो ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्या यूज किया, डिटेक्शन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप कौन सी करनी है, डिटेक्शन, कैसे, ऑटो रेडियोग्राफी से। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज विजिबल हेयर। कहां दिख रहा है मैम, कहां विजिबल है, दिखेगा, अभी दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। डिटेक्शन कैसे किया, ऑटो रेडियोग्राफी से किया, ठीक है, बस डिटेक्शन हो गया तो और क्या चाहिए, यही तो था। हाँ, स्टेप्स देखो कौन कौन सी हैं, यहां लिख रही हूं मैं एक बार फिर से, स्टेप्स देखो कौन कौन सी हैं। ये जितना भी मैं लिखती हूं ये सब अगर आप भी अपने नोट्स में नहीं लिख रहे हो तो बहुत गलत बात है। हाँ, सी देखो भाई, स्टेप्स लिख रही हूं मैं यहां पर एक बार फिर से, ठीक, लिखी हुई है बट स्टिल हम लिख रहे हैं एक बार फिर से। हाँ, क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले करना है हमें आइसोलेशन,
इसके बाद हमें करना है आइसोलेशन के बाद क्या, ये 1 भी मैं हटा देती हूँ, सी एरो बनाते जाते हैं। आइसोलेशन के बाद हमें करना है क्या, डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन के बाद क्या करना है, डाइजेशन के बाद क्या करना है, सेपरेशन। उसके बाद देखो क्या करना है, सेपरेशन के बाद ब्लॉटिंग। सेपरेशन के बाद क्या होगा, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग के बाद क्या होगा, ब्लॉटिंग के बाद होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर हो जाएगा डिटेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, डिटेक्शन। अब क्या लिखना है इसके अंदर कि ये सारे स्टेप्स जो हुए, ठीक है, स्टेप्स तो यही हैं, लेकिन इनके अंदर यूज किसे किया गया, इन स्टेप्स के अंदर यूज किसे किया गया ये लिखना है। ओके, किसे यूज किया गया इन स्टेप्स के अंदर लिखते हैं। डाइजेशन के लिए किसे यूज किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसे छोटू कर लें क्या, कर लेते हैं। डाइजेशन के लिए किसे यूज किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। राइट, नेक्स्ट सेपरेशन के लिए किसे यूज किया गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह से आप लोग बना सकते हो इसके शॉर्ट नोट्स। ओके, पूरी स्टेप बाय स्टेप, और उसके अंदर जिसे यूज किया गया है वो। ब्लॉटिंग के लिए किसे यूज किया गया, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख सकते हो, नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज। देन हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया गया रेडियो लेबल्ड, पूरा लिख देते हैं, रेडियो लेबल्ड VNTR probes। रेडियो लेबल्ड VNTR probes, राइट। इन्हें यूज किया गया फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देन डिटेक्शन कैसे किया गया, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्शन किया गया। बस बन गए सारे के सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स विद द टेक्निक्स और द मटेरियल्स यूज्ड इन दोज स्टेप्स। बना लिया भाई सभी ने। सी, आइसोलेशन के बाद किया गया डाइजेशन, डाइजेशन के बाद किया गया सेपरेशन, सेपरेशन के बाद ब्लॉटिंग एंड देन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन डिटेक्शन। डाइजेशन के लिए यूज किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, सेपरेशन के लिए यूज की गई टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग के लिए यूज किया गया कई सारी सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स को, जिनका एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज। हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया गया रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स को, डिटेक्शन के लिए यूज किया गया ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को। ये है कंप्लीट शॉर्ट नोट फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेप्स। बना लिया सभी ने, क्लियर कर दूं या थोड़ी देर बने रहने दें। आगे देखते हैं इसका एक कंप्लीट डायग्राम, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले रिप्रेजेंटेशन देखें या पहले थोड़ा सा और पढ़ लें? पहले थोड़ा और पढ़ते हैं फिर देखेंगे। पहले थोड़ा और पढ़ते हैं, कुछ और नए नए टर्म्स सुन लो पहले, उसके बाद डायग्राम देखते हैं। सी, आ जाओ। The VNTR belong to a class of satellite DNA। VNTRs बिलोंग करते हैं सैटेलाइट डीएनए की एक क्लास से, जिसे बोला जाता है क्या, मिनी सैटेलाइट्स। हमने पढ़ा था कि इन सैटेलाइट्स को मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स इस तरह से नाम दिए गए हैं, राइट। किस बेसिस पर दिया गया है, कैसे क्लासिफाई किया था, ये पढ़ लिया है। ओके, तो VNTR जो है वो डीएनए की कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कहां से आते हैं भाई, ये सैटेलाइट डीएनए की कौन सी क्लास से आते हैं, मिनी सैटेलाइट में ये आते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर VNTR के अंदर एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होता है, वो टेंडमली काफी सारे कॉपी नंबर्स में रिपीट होता है, इसीलिए इनका नाम है ना वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। मतलब एक का अगर कोई नंबर एक बार रिपीट कर रहा है, फिर अगली बार कुछ ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, फिर कम बार रिपीट कर रहा है, फिर ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो इट हैज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज VNTR। देन
द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इनका कॉपी करने का नंबर जो है वो कितनी बार कॉपी हो रहा है, ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है, इस क्रोमोसोम में ज्यादा बार हो रहा है, इसमें कम बार हो रहा है, पर वेरी तो कर रहा है ना, रिपीट तो हो रहा है। तो इट हैज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, वेरी कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल के, किसी इंडिविजुअल में कम, किसी में ज्यादा। सुन रहे हो भाई ध्यान से, समझ पा रहे हो बात? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, आपको जो एक लास्ट कंक्लूजन निकालनी है उसके लिए, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के अंदर क्या होता है, जो इनका कॉपी नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के एक क्रोमोसोम में अलग नंबर में वेरी करेगा, दूसरे में अलग करेगा। यहां तक क्लियर? आगे देखो, द नंबर्स ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो रिपीट के नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसीलिए तो इनको यूज किया गया एज अ प्रोब। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb, 0.1 to 20 kb तक इनका साइज जो है वो वेरी करता है। Consequently, after hybridization with the VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes। इसी वजह से, क्योंकि ये इतना ज्यादा वेरी कर रहा है इन साइज, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ये इतने ज्यादा वेरी कर रहे हैं सेम इंडिविजुअल के अंदर, तो जब ऑटो रेडियोग्राम, ये जो डिटेक्शन किया जाएगा ना ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, तो ये जो पूरा का पूरा ऑटो रेडियोग्राम जनरेट होगा, एक डाटा जनरेट होगा, उस डाटा के अंदर अलग अलग बैंड्स अलग अलग साइज के देखने को मिलेंगे। किसकी वजह से? VNTR के इतना पॉलीमॉर्फिज्म शो करने की वजह से, इतना ज्यादा इनका नंबर जो है वो वेरी करने की वजह से क्या देखने को मिलेंगे? अलग अलग बैंड्स अलग अलग साइज के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कम वेरी, यहाँ पे ज्यादा वेरी, यहाँ पे और ज्यादा वेरी, राइट, अलग अलग बैंड साइज के बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये जो बैंड्स हैं ये क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देंगे एक इंडिविजुअल के डीएनए का, कि मान लो मैंने अगर आपसे इस तरह से कहा कि मेरे डीएनए में, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे इतना, ये जो इतनी बैंडविड्थ तक ये क्या कर रहा था, ये जो इन्होंने साइज बताया ना 0.1 to 20 kb, तो मैंने ये कहा कि चलो इसको मैं ऐसे बनाती हूँ फॉर एग्जांपल, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे इसका, बट स्टिल एक बार पहले मैं बनाती हूँ। मान लो ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनको देखा गया है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के, उसके अंदर अगर ये वाले क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया गया तो उसके अंदर VNTR इतना दिख रहा है, दूसरे के अंदर इतना दिख रहा है, तीसरे क्रोमोसोम में इतना दिख रहा है और चौथे में इतना सा दिख रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग बैंड्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं? एक अलग अलग बैंड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब जब इस तरह के बैंड्स को दूसरे इंडिविजुअल से मैच किया जाएगा तो उस बैंडविड्थ में, ठीक है, ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर रहा है ना, ये जो बैंड्स हैं ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर रहे हैं। अब इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा ये अभी आप समझोगे डायग्राम के थ्रू। देखो VNTRs की कहानी समझ रहे हो ना, क्या करते हैं? ये वेरी करते हैं, है ना, कॉपी करने का नंबर, इनका साइज भी क्या करता है? वेरी करता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग अलग बैंड्स जो है वो अलग अलग बैंड्स अलग अलग साइज के क्या मिलते हैं? ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट के दो हिस्से होने पर जो ट्विंस बनते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिन्हें कहते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो है बैंडविड्थ, ये जो पूरे पैटर्न्स हैं ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, सबके वेरी करते हैं, सिर्फ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। देन द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक की सेंसिटिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर अब आपको बताया जा रहा है कि यूज किया जाएगा किसे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। किसे यूज करेंगे इसके अंदर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करेंगे, जैसे PCR कहते हैं, ठीक है, PCR इसे कहते हैं, और यहां पर आपको ये भी बता दिया गया है कि चैप्टर 9 में पढ़ोगे, ठीक है, ओके। यहां पर इस टेक्निक के अंदर यूज किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, जिसकी वजह से DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। यहां पर क्योंकि जो आपको इतना सारा जो वेरिएशन मिल रहा है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशन मिल रहा है, जो VNTRs हैं, जो पूरा ऑटो रेडियोग्राम मिल रहा है, इस सारी चीजों का कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि एक सिंगल सेल का DNA जो है वो इनफ है पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस और एनालिसिस को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वेरिएबल सेल्स को लेने की जरूरत है और उनका जेनेटिक मटेरियल लेने की जरूरत है। एक सिंगल सेल का जेनेटिक मटेरियल भी सफिशिएंट है DNA फिंगरप्रिंटिंग के कंक्लूजन्स को निकालने के लिए। In addition to application in forensic science में जो इसका एप्लीकेशन किया जा रहा है
उसके साथ साथ इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी. Currently many different probes are used to generate DNA fingerprints. अभी तो जैसे यहाँ पर सिर्फ VNTR प्रोब की बात हो रही है ना, तो करंटली ऐसे काफी सारे डिफरेंट प्रोब्स को भी जनरेट किया जा रहा है जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जा सके. ओके, यहाँ पर जैसे VNTR प्रोब की बात की जा रही है, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोब्स को भी यूज किया जाना की कोशिश की जा रही है. उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग को यूज करके देख रहे हैं कि जो हमें इसी तरह का सेम रिजल्ट दे सके उसे भी फिर यूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट. तो यहाँ पर अब हमने पढ़ लिए भाई इसके यूजेस भी, के कहाँ कहाँ यूज की जा रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, कैसे ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है. अब हमें देखना है क्या इसके डायग्राम्स. ठीक है, चलो ये जो डायग्राम्स अभी हमने यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम के बैंड्स बना के देखे थे, अब हम इनके प्रॉपर डायग्राम्स देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको मैच करके दिखाया हुआ है पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, विद द अननोन सैंपल. ओके, पैटर्नल क्रोमोसोम में अगर ये देखो क्रोमोसोम नंबर 7 पर बताया जा रहा है कि VNTR की एक साइज इतनी है और दूसरा साइज जो है वो इतना दिख रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 पर ही. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर ही. ठीक, पैटर्नल क्रोमोसोम में ये देखने को मिल रही है वैरायटी. ठीक है, एक क्रोमोसोम पर इतना, दूसरे क्रोमोसोम पर इतना बैंडविड्थ. ठीक है, इतना ज्यादा साइज VNTR का. देन मैटर्नल क्रोमोसोम में इतना साइज, बैंड साइज, एंड देन इतना साइज. ठीक है, ये देखो क्रोमोसोमल पेयर्स है ये. ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम पेयर, मैटर्नल क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम नंबर दोनों का सेम 7 ही है. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर देखो 2 की बात कर रहे हैं. इस क्रोमोसोम में देखो VNTR का साइज अलग है, इसका भी अलग है, और देखो इसका साइज अलग है, इसका भी साइज अलग है. इन ब्लॉक्स के थ्रू आप क्या कर पाओगे ना, इनके साइज को इजीली गैस कर पाओगे. देन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 की बात की जा रही है. क्रोमोसोम नंबर 16 पर देखो इसका साइज अलग है, इसका अलग है, इसका भी अलग है और इसका भी अलग है. अब इन सबका आपको करना क्या है, इस डाटा का, इस डाटा से आपको करना क्या है, अभी कुछ नहीं करना है. अभी तो आपको डाटा बस मिल गया कि क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 पर ये पैटर्न है VNTRs का, ये रेडियोग्राम है. अब इससे होगा क्या, देखो यहां पर जब क्या किया जाएगा, ध्यान से पहले इसके सारे लेबलिंग्स को पढ़ो इस डायग्राम में. ये पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है. सी, यहां पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल A, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल B. ये कौन सा डीएनए है, सी, ये कौन सा डीएनए है, दिस इज द डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी. ठीक है, ये क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है ना, जो हमें मिला है क्राइम सीन से, जो सैंपल मिला है हमें कि भाई मौका वारदात पे हमें ये वाला सैंपल मिल गया, उस सैंपल वाला जो डीएनए का पूरा पैटर्न है वो यहाँ पर ये सी वाला है. ठीक है, डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन, दिस इज द सैंपल ऑफ क्राइम सीन. देन अब जो दो सस्पेक्ट्स हैं कि भाई अब ये सैंपल जो मिला है वो या तो खूनी ये है या फिर ये है, तो वो जो सस्पेक्ट्स हैं उनसे क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा. तो ये है सस्पेक्ट A, ये है सस्पेक्ट B. ठीक है, इन दोनों से मैच किया करके देखा जा रहा है कि क्राइम सीन वाला अगर इससे मैच कर गया तो ये क्रिमिनल, इससे मैच कर गया तो वो क्रिमिनल. ठीक है, तो ये है दो इंडिविजुअल्स जिनकी जो है वो बिल्कुल ऐसे धक धक जान हो रही है कि भाई मेरा मैच ना कर जाए, मेरा मैच ना कर जाए. पर अगर खूनी होगा तो मैच करेगा. ठीक है, या खूनी नहीं भी होगा लेकिन अगर सैंपल वो वहां पर छोड़ के गया होगा मौका वारदात पे तो मैच करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट. चलो देखते हैं कैसे मैच करेगा. सी, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 इनके यहाँ पर मैच करके दिखाए जा रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स इनके अंदर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको. ये देखो क्रोमोसोम नंबर 7 वाला जो पैटर्न मिला है वो ये मिला है, क्रोमोसोम नंबर 2 पर ये पैटर्न मिला है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये पैटर्न मिला है. ओके, अब ये पैटर्न जिसके साथ मैच कर जाए, सी यहां पर देखो, यहां पर इस तरह से ये पैटर्न्स मिले हैं. अब ये पैटर्न्स अगर इंडिविजुअल A के साथ मैच कर रहे होते तो वो होता क्रिमिनल, लेकिन क्या इंडिविजुअल A के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं. क्रोमोसोम नंबर 7 का देखो यहाँ मिल रहा है उसका, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 2 पे यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है. ये सारी जो वैरायटी आपको मिल रही है किस हिसाब से मिल रही है. सी, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंट. ठीक है, एक जेल मीडियम में इनको साइज के बेसिस पर क्या किया गया है, एम्पलीफाई किया गया है कि किसका कितना ज्यादा साइज है. अभी हमने पढ़ा ना कि VNTR का साइज बहुत वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है. देखो कर ही रहा है, इस क्रोमोसोम का कम है, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा है ना. क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी कर रहा
रहा है और इंडिविजुअल में भी वेरी करता है। तो इस वाले इंडिविजुअल में जो है ये साइज इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका बहुत वेरी कर रहा है। लेकिन दूसरे इंडिविजुअल का देखो मैच कर रहा है, ये देखो दूसरे इंडिविजुअल का मैच कर गया। ये जो साइजेस अगर मैच कर गए दूसरे इंडिविजुअल से, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई यही खूनी है, पकड़ लो इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स यहां पर दिखाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बढ़ते हुए, ठीक। जिसका भाई सैंपल यहाँ पे मैच कर गया बस वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिजल्ट है। समझे ना ये बात? बस इतना ही कंक्लूजन था, इसको हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमारा पोर्शन बाकी है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, बस उसको पढ़ लेते हैं। सी, तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपने अभी देखा, इसके अंदर आपने क्या देखा कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम्स को लिया गया, ठीक है, जिनके अंदर क्या थे, VNTRs थे ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स थे। देन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कलर स्कीम्स को यहाँ पर अपन ने यूज किया ताकि हम बता सकें कि कौन सा बैंड जो है वो कहाँ पर ऑब्टेन हुआ है। अलग अलग कलर स्कीम्स को यूज किया, उससे हमें और ज्यादा इजीली समझ आया ना कि वो बैंड्स कितने ज्यादा वेरी कर रहे हैं, कहाँ मैच कर रहे हैं, कलर से ही समझ पाए हम और सेम पोजीशन होने से, राइट। तो the two alleles paternal and maternal of a chromosome also certain contain different copy of number of VNTRs। जो दो एलील्स की हमने सबसे पहले वाले डायग्राम में स्टडी की थी, पैटर्नल और मैटरनल एलील्स की क्रोमोसोम के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, जैसे क्रोमोसोम नंबर 7 है, 16 है, 2 है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर स्टडी किया था। वहां पर भी अलग अलग तरह के VNTRs को देखा गया, वहां पर भी ऑब्जर्व किया गया। तो इस बात से हमें ये समझ आया कि जो बैंडिंग पैटर्न होता है डीएनए का, अगर वो क्राइम सीन वाला मैच कर जाए, इंडिविजुअल बी के साथ मैच कर रहा था। कैसे पता चला कि इंडिविजुअल बी के साथ मैच कर रहा था, ए के साथ नहीं कर रहा था? ये देखो यहां पर आपको पता चला था इनकी पोजीशंस की वजह से। नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स की पोजीशन देखो किससे मैच कर रही थी, जिससे मैच कर रही थी वही क्या था, क्रिमिनल था, ठीक है। मतलब यह सैंपल जो है मिला है भाई वो इसका है, ठीक है, क्रिमिनल विमिनल छोड़ो, हमें तो बस इतना मतलब रखना है कि जो हमें सैंपल मिला है वो किसका है, ए का है या बी का है। बी से मैच कर रहा है मतलब बी का सैंपल है, बस। अब वो वहां पर क्यों था, क्या करके गया, खून किया है नहीं किया, ये सब सीआईडी पता लगाएगी। अपना काम क्या है, बस ये पता करके देना कि भाई सैंपल जो है वो बी से मैच कर रहा है, ठीक। चलो इस तरीके से क्या किया जाता है भाई, इस तरीके से सैंपल्स को मैच किया जाता है इंडिविजुअल के साथ, जिसको यूज किया जाता है पेरेंटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए भी, और इसे यूज किया जाता है क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए भी, और भी कई तरह से इसको यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, जिसके सैंपल्स आपने देखे कि किस तरह से अचीव किए जा सकते हैं, कौन कौन से सैंपल्स को यूज किया जा सकता है, किस तरह से इस टेक्निक को किया जाता है, राइट। तो ये थी कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक, और इसी के साथ फाइनली आज आपका एक काफी कह सकते हैं कि बड़ा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो अब कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ओके। और अगर आपने इस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के, जिसका इतना ज्यादा वेटेज है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता अपने अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स के अंदर, तो अगर इसका कोई भी लेक्चर आपने मिस आउट कर दिया है तो भाई फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर, और जैसे कि YouTube चैनल आप एक्सेस कर ही रहे हो, आप साथ ही साथ पढ़ सकते हो ऐप के थ्रू भी, जो आपको इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप चाहो तो यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और अगर आप चाहते हो तो आप ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे नया चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।